अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक लटकती हुई तलवार 190 मिलियन पाउंड का केस, दोनों की क्या सूरत बनेगी? मुज़ाकराती अमल जो है इसके मुतल्लिक़ पूरी पाकिस्तानी कौम वो यकीनन ये ख्वाहिश रखती है कि इस तनाव से हम निकल जाएँ और मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये जो कशमकश सड़कों के ऊपर नज़र आती है, इसकी बजाय ऐवान में बैठे दोनों जमातें बहस मुबाहिसे भी करें, कानून साजी भी करें और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जो भी तरीक़ाकार हो सकता है उस पर इत्तफ़ाक़ राय करें। लेकिन दोनों तरफ के बयानात देख के अभी लगता नहीं है कि ये कोई आसान मामला है। मरियम ने आज क्या कहा वो देखिए। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते हैं। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या, और फिर कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया और उसके बदले बनी गाला में जमीन मिली। बात ये गबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। हमने तो सब जवाब दिए, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। वो पैसा किधर गया, वो 190 मिलियन किधर गया? सवाल ये, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। और आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने, लेकिन उन ठेकेदारों ने उनको कहा कि जाओ स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ। फिर आप देखो, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूं ना, कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर, और सब काम छोड़ के मैं पंजाब की हिफाजत करने पे बैठ जाती। ये नारे के घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। 16 मुज़ाकरात की तारीख़ है और 17 केस के फ़ैसले की तारीख़ है। किस करवट ऊँट बैठेगा अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। इस्लामाबाद आज लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद कर कर के आती इतनी बिगड़ गई हैं कि प्रोग्राम शुरू करते हुए पहले इस्लामाबाद याद आता है। लाहौर स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ हैं मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पेशावर से हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। रांझा साहब, आपकी दिली ख्वाहिश तो यही लगती है आज मरियम के बयानात सुन के कि इमरान को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो ही जाए, जो एक कसर रह गई थी पहले, वो 33 साल की सज़ाओं में वो 12 साल में शायद अब पूरी हो जाए। देखिए, जहाँ तक इस मुकदमे का सवाल है, ये मुकदमा कोई इतना मैं समझता हूँ कि मुश्किल मुकदमा नहीं है कि जिसको समझ ना सके कोई भी आदमी, और ये एक सीधा सीधा मुकदमा है जिसमें पैसे आए हैं और अकाउंट्स में आए हैं और वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, और जिस तरीके से वो एक समरी पेश की गई ऐवान में, और उसके बाद फिर उसको काफ़ी अर्सा तो कोशिश की जाती रही कि उसको कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोड़ दिया जाता रहा, कभी किसी तरफ मोड़ दिया जाता रहा, फिर उसको छुपाई रखा कि जिसको इम्यूनिटी हासिल है और ये डॉक्यूमेंट जो शेयर, फिर आखिरकार जब वो सामने सारी बात आई तो वो पैसे जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल कानूनी तरीके से नहीं हुआ। तो चाहे वो इस्तेमाल जिस पर्पज़ के लिए भी हो, लेकिन एक कानून का ज़ाब्ता इखलाक है, उस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अगर पैसे कहीं से रिकवरी की शक्ल में आते हैं तो वो रिकवरी के पैसे सरकारी खजाने में जाने आप वकील हैं, लेकिन जो नैब लॉ अमेंडमेंट आपने की थी उसके बाद इस केस में जान बाकी है। मेरा तो ख्याल है इस केस में जान ही बाकी नहीं है। काफ़ी उसमें से दोबारा जो अमेंडमेंट्स थी उसके बाद दोबारा उसमें से रिवाइज भी लॉ हुआ, लेकिन कैबिनेट के डिसीजंस को भी आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया नहीं, उसमें बिल्कुल है, लेकिन कैबिनेट के जायज़ फैसलों को, हमेशा से जायज़ फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, नाजायज़ को तहफ़्फ़ुज़ फिर भी हासिल नहीं है। कि अगर वो पैसे जो हैं वो टाइमिंग है ना जी, इलीगल गेन जो है, अगर एक तरफ एक समरी जा रही है और उसी वक्त एक गेन आ रहा है, और मलिक रियाज की आपने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, शहजाद अकबर को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, देखें मेरा को आपने शहजाद को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, तो उसके बगैर आप कैसे सजा दे सकते? समझौते हमेशा से केसेस के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये बड़ी क्लियर मेरी तो अपना व्यू है। और अगर समझौते जब भी प्रोसिक्यूशन या इस्तगासा इस तरह के समझौते करता है तो केस को नुकसानात होते हो चुका है ना नुकसान तो, और यकीनी तौर पे ऐसे समझौते नहीं होने चाहिए। नुकसान तो अब हो चुका है। देखिए, अब ये तो इस्तगासा ही बताएगा, नैब भी इसका जवाब बेहतर दे सकती है। मैं केस को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। हाँ जी, नाम हम अज्यूम कर लें फॉर द मोमेंट के सजा हो जाए तो हाई कोर्ट भी तो फोरम है उनके पास। देखिए वो जाके पूछेगी नहीं इन सवालों को। हाई कोर्ट लेट से भी तो ट्रायल कोर्ट में देखें कल जो भी फैसला आता है, लेकिन ये परसों जो भी फैसला आता है, लेकिन ये केस को इतना मुश्किल नहीं है, इसको समझने में मुश्किल हो, को बहुत इसमें कोई पेचीदा फैक्ट्स हो। आपको लगता है कि सीधा सीधा 2 सजा का केस है, ओपन एंड शट केस है, सजा हो या जजा हो, लेकिन ये कि ये ओपन एंड शट से तो यही ओपन एंड शट केस है। फैसल वाडा साहब से पूछते हैं। फैसल वाडा साहब, आप बताइए इसका क्या बनने वाला है 190 मिलियन पाउंड का?
सर सजाओं नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। जो काम 4 साल पहले मैंने कैबिनेट के अंदर ऑब्जेक्ट किया था और उसके बाद आप ही के शो पे इंटरव्यू भी दिया था, बंद लिफाफे के अंदर हुआ, गलत काम हुआ, पिस्तौल किसी ने दी, गोलियां किसी ने डाली, बेनिफिट किसी को, गोली चली तो खान साहब से, साइन ऑफ तो उन्होंने किया है। अगर आप मुझे कहें वो चोर आदमी थे तो उन्होंने चोरी पे एक चीज है कि वो एक या दो लोग जिन्होंने इसके ऊपर कैबिनेट के अंदर इतराज़ उठाया था वो उसमें फैसल वाडा है, और इन्होंने इसके ऊपर आके हमारे प्रोग्राम में बोला भी था। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। कैबिनेट में शायद 1-2 से ज़्यादा वजीर बोले भी नहीं थे, शायद शीरी मज़ारी ने भी इस पर सवाल उठाया था। फैसल वाडा साहब जी, मैं था, फवाद चौधरी साहब था, सबसे पहले मैं था, फवाद चौधरी साहब थे और शीरी मज़ारी साहिबा थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। फिर मैंने रात को जाके घर पे भी उनसे कहा था कि यार ना काम करें, ये मुझे तो पता नहीं था ये सिचुएशन कभी ज़िंदगी में आएगी। मैंने तो कहा इलेक्शन के दौरान ये कहीं केस फिट ना हो जाए और जेल ना हो जाए इसके अंदर, तो ब्लेटेंटली था। अब उसका फ़ायदा खान साहब की बेगम या उनके बच्चों ने या उनके हवारी ने उठाया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप मुझे कहें वो चोर आदमी था तो मैं फिर आपसे सवाल ये करूँगा और अपने आप से भी करूँगा कि जमाइमा साहिबा से जब उनकी अलहदगी हुई तो लीगली वो अरबों डॉलर के मालिक हो सकते थे, लेकिन क्योंकि साइन ऑफ उन्होंने किया, गोली उनसे चली है, तो सज़ा भी उनको होगी। और सज़ा में नाप तोल के मैं बात नहीं कर सकता। मोहसिन राजा साहब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सज़ा होनी है, ठोक बजा के सज़ा होनी है। तारीख बदली जा सकती है, फैसला बदला नहीं जा सकता। आइंदा आने वाले दिन मुश्किल हैं। क्या सज़ा होगी सर? इसको मुझे सर देखिए, जो मैंने पेशगोइयां तो आप करने में महारत रखते हैं, तो बता ही दें। सर देखिए, जो मुझे एंकर्स ने सवाल किया था मैं आपको बताया था, मैंने उसका जवाब क्या दिया था। उन्होंने कहा जी 5 साल है या 7 साल है, तो मैंने कहा 5 साल को डबल कर ले तो 10 साल हो जाते हैं, डे एंड नाइट मिला के 5 साल हो जाते हैं, और 7 साल को 14 साल को कर दें, 7 साल डे एंड नाइट करके। ये मेरा जवाब था और मैं यही जवाब आपके आगे पेश कर रहा हूँ। शौकत यूसुफज़ई साहब, आप भी यही सोचते हैं या आपको लगता है कि इसमें भी गुंजाइश है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारे मफरूज़े हैं, सज़ा तो होनी है, हमें सबको पता है। तो सज़ा तो ये सुनाना है इन्होंने, हम कहते हैं सुना दें, जल्दी से सुना दें। हमने कौन सा इनको मना किया कि ना सुनाए? और ये कौन सा बहाना था कि जी वो इमरान खान भी नहीं पहुंचे, उनके वकील भी नहीं पहुंचे? ऐसा तो ये कोई कानून में तो नहीं लिखा है कि मुल्ज़िम होगा हम उनके सामने सज़ा सुनाएंगे। आपने सुनाने थे सुना देते, क्यों इस तरह खामखा एक हैजान बनाई है पूरे मुल्क के अंदर? और चीज़ कुछ है नहीं, या तो कोई इमरान खान को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाओ। ये सारे लोग बैठे हैं, ये एक अभी कैबिनेट का हिस्सा, एक पिछले कैबिनेट का हिस्सा था। इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ? अगर अलकादरी ट्रस्ट की ज़मीन भी आई है तो वो ट्रस्ट की ज़मीन है ना, या अगर पैसे आए हैं तो ये तो एक कानून बना था। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से रब्ता किया कि जी ये गैर कानूनी पैसे हैं, हमने इसको रोके हुए हैं, अगर आपने लेने हैं हम भिजवा दें, लेकिन इसको सीक्रेट रखना है। और उसके बाद अगर आपने सिगरेट नहीं रखना है तो आप आए अपना वकील भेजें, केस लड़ें और फिर साबित करें कि जी मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर हमें साबित करना पड़ता। अगर ये 190 मिलियन पाउंड की बहस को मैं एक तरफ रख दूं, एक जस्ट बीइंग ए हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान या नवाज शरीफ भी हो उनकी जगह पे, क्या रियाज मलिक से कोई 300-400 कनाल ज़मीन ले लेना ये कोई अक्लमंदी की बात थी? या एज़ प्राइम मिनिस्टर वो ये काम पब्लिक सेक्टर से पैसे अप्रूव करके यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते थे, चंदा मांग सकते थे, जैसे 10 अरब लोग देते हैं शौकत खानम को हर साल, वो 4-5 अरब इस यूनिवर्सिटी के लिए भी दे देते। आप वाकई सोचते हैं कि ये अक्लमंदी का फैसला था कि रियाज मलिक से ये ज़मीन 400-500 कनाल ले ली जाए? नहीं, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूँ इस पर। मैं केस को साइड पे रख दिया 190 मिलियन को, लेकिन क्या ये एक गुड वाइज डिसीजन था? देखिए, मुझे नहीं पता है, मैं ईमान से मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, करप्शन उसको कहते हैं या तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो या उसके ज़ात को कोई फ़ायदा हो, उसमें सज़ा भी हो जाए तो इंसान कहे चलो जी मैंने कुछ पैसा कमाया है, जिस तरह इन बाकियों को होता रहा है। और फिर उस पर वो विक्ट्री का निशान भी बनाते थे कि जी हमें सज़ा हुई है। हम तो इस तरह को तो इमरान खान ने तो आपको अभी फैसल वाडा साहब खुद कह रहे हैं कि मैं उन पर नहीं कह सकता, उन्होंने शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़मरे में ये चीज़ आती है, बहुत शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़मरे में आती है। आप सोचें मलिक साहब कि एक बंदा करप्शन नहीं कर रहा, उसके 1 साल में 10 अरब रुपए सिर्फ शौकत खानम के लिए इकट्ठे होते हैं। इसी तरह अरबों रुपए नमल यूनिवर्सिटी के लिए। इस तरह फैसल वाडा साहब ने जो कहा कि अगर वो चाहते, अगर सिर्फ पैसों के लिए करते तो वो कमा लेते, लेकिन वो देखें अगर गलती हुई है तो पूरे कैबिनेट ने की है,
तो फिर तो पूरी कैबिनेट को पकड़ो ना। है तो गलत देयर इज नो जस्टिफिकेशन। नहीं, अगर किया तो पूरे कैबिनेट ने फिर किया ना, फैसला तो कैबिनेट का था। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना तो बताया जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो नजर आ रहा है। क्या चीजें बहुत सारे केसेस के अंदर जब हमारे पास फाइल आ जाती थी कि जी बस इस पे दस्तखत करना है, जल्दी करो, ये जाना है, बहुत सारे केसेस में होता है इस तरह। लेकिन मैं नहीं, मुझे क्योंकि उस वक्त मैं नहीं था, फैसल वाडा साहब थे, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी वजीर ने अखलाकी तौर पे उस पर कोई इस्तीफ़ा दिया है, कोई क्या है, क्या किया है, ऐसे ही बस आप जाके अब मैं मुखालफत कर रहा हूँ जी, मैंने भी पहले भी किया, अब भी कर रहा हूँ। वाडा साहब, ये वैसे सवाल सही है, सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। आप लोगों को इन प्रोटेस्ट रिजाइन कर देना चाहिए था, ये ज़्यादा बुरी ऑप्शन ना होती, बड़ा इज्जत वाली बात होती। देखिए नदीम मलिक साहब, शौकत यूसुफ जई साहब जो हैं वो मेरे कुलीग रह चुके हैं, और ये उन अच्छे और मुखलिस चेहरों में से, इनकी मजबूरी हो सकती है मेरी बुराई भी करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, जैसे मैं अली मोहम्मद खान के लिए हमेशा कहता हूँ कि ऐसे मुखलिस लोग जो हैं वो ना इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, ना खुदा न खासा उनकी जान से खेलना चाहते हैं। बहरहाल जो बात सच्ची है और हक की बात है, वो दो हक की बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि क्योंकि साइन ऑफ ज़बरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन बरी ज़िम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे, ये भी बात ठीक है। और अगर इस पे सज़ा होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इससे भी मफरूरी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना इख्तलाफ वहाँ दिखा दिया, आपके शो पे आके बता दिया, और बहुत ठोक बजा के बात की थी मैंने, मेरे बाद फवाद चौधरी ने की थी। लेकिन अगर आप कहें कि हम भी बरी ज़िम्मा सिर्फ इस बात पे हो जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन बात जहां तक दूसरी है, वो उसके लिए भी हौसला रखें। इसका बेनिफिट इमरान खान साहब की बेगम, उनके बच्चों और उनके हवारियों ने उठाया। ऐसे बहुत सारे काम गलत हुए गवर्नमेंट के अंदर, और उस गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने रजिस्ट करना था, हमने रजिस्ट किया। और जो यूसुफ जई साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ फैज़ हमीद की वजह से। उस फैज़ हमीद के बाद दूसरी नाफरमानी करने पे मुझे सेनेटर की तरह डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं आज सेनेटर हूं और बाकी लोग सब अंदर हैं। तो मैंने तो कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो फैक्चुअल बात कह रहा हूं। ना 2018 से पहले मैंने इमरान खान साहब को इस रूप में देखा, मैंने भी उनका ज़िंदगी के 15 साल गुजारे हैं। ना मैंने उनको ये समझौते करते देखे, ना उनको पट्टी आंख पे बनते देखा, ना मैंने उनको तावीज़ गंडों में देखा, ना मैंने दम दरूद के पानी में 2018 से पहले देखा, ना मैंने मज़ारों पे सजदे करते हुए देखा, ना ऐसी चीज़ों के ऊपर साइन करवाने के ऊपर ज़बरदस्ती करते हुए देखा। मैंने 2018 से पहले ये सब कुछ नहीं देखा। अब जब जिस वक्त देखा, वो उस वक्त भी बोला, जब निकाला गया तब भी सच पे भी निकाला गया, जो बोला वही हुआ। ना मैं उन लोगों में से हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, ना मैं उन लोगों में से हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कुर्सियों पे बैठे हुए। मैंने तो अपनी कुर्सी, जो किसी का बाप मुझसे नहीं ले सकता था सेनेटर की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एज जेस्चर वापस की कि मेरी पार्टी की नहीं है। इसी तरीके से 22 जनवरी को एक इस गवर्नमेंट का स्कैम होने वाला है जिसपे हमने बुला लिए, वो भी आपको दिखाएंगे और उसको रोकेंगे, और वो रुकेगा। तो ऐसा नहीं, अगर रुकेगा नहीं तो केस बनेगा। केस 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है जी, वो तो समझा दें, पहले समझ नहीं आई बात मुझे। 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है सर? अभी बुलाया है सर, हम आपका भाई उस स्कैंडल के अंदर खुद बैठा हुआ होगा और वो रोकेंगे। और अगर नहीं रुकता और बाजू जोर के तहत गवर्नमेंट पास करा लेती है उसको, तो फिर गवर्नमेंट जेल में भी जाएगी, ये भी आप देख लेना। तो हम तो बड़े क्लियर हैं, हमने उसको भी रोका था। आज हमारा रांझा साहब की हुकूमत जो है वो भी जेल में जाने वाली है। सर पाकिस्तान में वैसे रांझा साहब एक रवायत रही है, ये अपने स्कैंडल के ऊपर तो अभी इन्होंने रोशनी नहीं डाली, लेकिन अगर एक लीडर बाहर आता है ना तो वो अपने मुखालिफ की जगह खाली करके आता है जेल के अंदर से। पीटीआई के दौर में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाइफ खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद, आपकी पूरी टॉप टियर सारी जेलों में। तो अब अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जेलों से बाहर आते हैं, तो वो सेल खाली भी तो होने, भरने भी तो है ना। देखिए पाकिस्तान की सियासत के बीच में जेल में जो आना जाना है ना, ये तो अब एक बड़ा कंपलसरी पेपर बन गया है। जिस तरह वो एक इम्तिहान कंपलसरी इम्तिहान होता है ना, जिसके अलावा एक कंपलसरी मजमून होता है, लाजमी मजमून, ये पास करे बगैर आगे नहीं जा सकते, करे बगैर इसके आप आगे नहीं जा सकते। तो ये लाजमी है, जिस तरह इस्लामियात लाजमी होती है ना, इस तरह ये जेल भी अब पाकिस्तान की सियासत में लाजमी हिस्सा बन गई। तो खैर अब ये स्कैंडल, ये तो चीज़ें ज़ाहिर है, अब कहीं पे कोई ना कोई बदनज़मी नज़र आए तो हर सेनेट में बैठे हुए बंदे का आईनी और दस्तूरी हक भी है कि उस पर आवाज़ भी उठाए।
और यकीनी तौर पे ऐसा नहीं भी होना चाहिए। अगर गलत चीज़ कोई देखें तो उस पर बोलना चाहिए। आपकी जमात के बाद फैसल लोग वाला कहते देखे ना, बच गया ना भी, ये हमारे साथ बैठा हुआ सेनेटर भी है, जेल में भी नहीं गया, बोल पड़ा था ना उस वक्त, और वक्त पे किश्ती से छलांग भी लगा ली थी फैसल वाला ने। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहे होंगे दिल में। लेकिन बात ये है कि ये तो सब देखें, मैं खुल के पढ़ रहा हूँ, मैं खुल के पढ़ रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे निकाला गया, मैं उसका भी शुक्र करता हूँ। तो अभी वो बात ये इसकी कि अभी जिस तरह से फैसल साहब का ये सारी सूरत हाल है, ये हम सारे बैठे हुए, ये एक अमल तो चलता रहेगा। लेकिन देखें जी, बात ये है कि इस सारे मामलात में अगर हमने पाकिस्तान को किसी अच्छी तरफ लेके जाना है तो वो मुज़ाकरात वाला रास्ता है। वो मुज़ाकरात वाला, मुज़ाकरात आपके आगे चलेंगे। और मुज़ाकरात के बीच में आप ये देखें कि मुज़ाकरात में हमेशा अक्लमंद बंदा वो होता है जो कहता है कि मैं मामलात में सारी अपनी बातें ना मनवाऊँ। वो एक बंदा होता है ना, जब हम बैठते हैं ना, हम गाँव में या देहातों में बैठते हैं, तो एक बंदा अपने आप को कहता है जी मैं माड़ा आदमी हूँ, और वो फिर बाज़ दफ़ा कह देता है। वो जब ये कह देता है ना, तो सारे जो लोग उसके ऊपर धक्का लगाने के चक्कर में तो वो भी पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं यार बंदा ना खुद ही स्टेप बैक कर गया है, सबमिट कर दिया। तो जब सबमिट कर जाते हो और अपनी गलती मान जाते हो ना, तो लोग खुद पीछे हट जाते हैं। ये मैंने एक बड़ी आपको ना एक पते की बात बताई है, जो शायद इनको अगर अकल आ जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, कि जहाँ पर कसूर है, जो गलती हुई है ना, अगर उस गलती को एडमिट कर लिया जाए तो ये मुल्क आगे चल सकता है। हमारा एक वो रात को चलता है किसी चैनल के ऊपर प्रोग्राम जिसका नाम मज़ाकरात है, तो मुझे लगता है आप वो वाले मज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा संजीदगी के साथ करें तो शायद आगे बढ़ जाए। सर देखें, हम तो इनके साथ संजीदगी से कर रहे हैं, और मुज़ाकरात के बीच में मामलात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। और ज़ाहिर है अगर एक कदम आपने कुछ स्पेस लेनी तो कुछ दूसरे को भी देनी पड़ेगी। और ये पाकिस्तान की रवायत रही है कि अब असम्बलियों का जो टेन्योर है और हुकूमतों की मुद्दत के बारे में तो हम खैर कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि हमारे इंशाअल्लाह ताला 5 साल कन्फर्म है और गवर्नमेंट इज स्टेइंग देयर। लेकिन ये तो अल्लाह को पता है कि कल क्या होना है, और इल्म गैब ना मेरे पास है, ना किसी के पास है, ना आपके पास है। और माजी की रवायात देख के तो हमें ये बिल्कुल लगता है कि टेन्योर प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान में जिस तरीके से पूरे नहीं होते, आपके सामने होता है। तो ये अंदेशा मौजूद है। ये देखें पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पूरा नहीं होगा। देखिए ये तो वतोइज़्ज़त पिछले दोनों हुकूमतें जो थी इनके साथ ये हुआ, शाहिद खाकान को 1.5 साल पहले बनना पड़ा। अगर उसके बीच में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है ना, इनको भी ये देखनी चाहिए कि पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो रह जाती होती हैं। पार्टीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी गए तो राजा परवेज़ अशरफ आ गए, उधर से नवाज शरीफ गए तो शाहिद खाकान आ गए, लेकिन इमरान खान गए तो कोई और आया, और उसका नतीजा आज पाकिस्तान पूरा भुगत रहा है। और उसका नतीजा वो खुद भी भुगत रहे हैं, उनकी पार्टी भी भुगत रही है, उनकी पार्टी के हम भी भुगत रहे हैं, उनके बच्चे भी भुगत रहे हैं, सारे जो जेलों में बेचारे सेल में बैठे हुए वो भी भुगत रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर इसको करेक्शन करनी है ना, तो वही बात है कि अगर एडमिशन हो जाए ना, जिस तरह वो फ्री एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर है कि इंसान अगर अपनी गलती मान जाए तो माफ़ी हो जाती है। खान साहब अगर 9 मई वाला वाक़या जो है ना, उसके ऊपर माजरत कर लें और कहें कि गलती हुई है, मेरे ख्याल से इनके लिए काफ़ी गुंजाइश हो जाएगी। शौकत साहब, ये आप ही इसका जवाब दे दीजिए। आप तो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर तहकीकात चाहते हैं, ये कहते हैं माफ़ी मांग लें उसके ऊपर, 9 मई के ऊपर वैसे ही मामला तय हो जाएंगे। शौकत साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि 9 मई में बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, और उसके बाद जब वो हमें छोड़ के चले गए तो वो बिल्कुल फारिग हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। तौबा कर ली ना सर उन्होंने, रुजू कर लिया। अच्छा हुआ मुझे निकाल दिया, ताइब हो गए, ताइब हो गए, रुजू कर लिया उन्होंने। हाँ, अब वो बिल्कुल मतलब ये कि उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बड़े साफ सुथरे लोग बन गए हैं। देखिए सर, बात ये है ना कि एक तरफ आप सियासत में ड्राई क्लीन ऐसे ही किया जाता है सर, तो आपको माजी की रवायात का पता है कि ड्राई क्लीनिंग ऐसे ही होती है सियासत में। बिल्कुल। और ये आप परेशान ना हो मेरे भाई रांझा साहब, ये अगर आपको कोई पेशेंगोई चाहिए तो वाडा साहब बैठे हुए हैं आपके सामने हैं, जो भी पेशेंगोई करानी है इनसे करा लें, आपको बता देंगे, आपका भी कोई अच्छा वक्त नहीं आने वाला। ये देखें, ये तो इसीलिए इनको ज़्यादा नहीं ये जो है ना, ये मुकाफात अमल है पाकिस्तान का। देखें ये जो नदीम मलिक साहब ने कहा ना कि जेल से एक निकलता है तो दूसरे के लिए जगह तो करनी पड़ती है ना, वो कौन ऑक्युपाई करेगा। और ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि अगर आप तो हमसे कह रहे हैं कि जी हम इनको रिहा कर दें, अगर इनको रिहा करना है फिर हमने जेल में जाना है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है, और सिर्फ ये नहीं कि अंदरूनी मामलात हैं, बाहर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप देखें जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात चल रहे हैं, ईरान के साथ चल रहे हैं, ये बहुत सारे इशूज़ हैं। अगर हम अपने मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, सियासत तो होती रहेगी, लेकिन जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसमें सियासत करने का हक है वो तो ना छीने ना।
अगर आप सियासत करने का हक भी छीना, आप कहीं पुरअमन एहतजाज ना करें, पुरअमन वो ना करें। आज जिस तरह मरियम बीबी ने स्पीच में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने जब पंजाब पर हमला किया तो हमने ये किया। देखिए मेरे ख्याल से इस तरह के जो होते हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, अगर वो इस तरह बात करेगी तो ये सिर्फ एक तो सियासी नफरत होती है ना, ये इलाकाई और सूबाई तासुब बन जाता है। इस तरह की मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम सियासत करें, एक दूसरे की मुखालफत करें, कम अज़ कम ये जो सूबों के बीच में नफरत है ना, ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये सही है। और बात पाकिस्तान को एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, मुज़ाकरात, आपको क्या लगता है कि ये अमल कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए अभी तक तो मजाक हो रहा है नदीम मलिक साहब। ये सब मुज़ाकरात जो हैं वो सीरियस नोट पे शुरू होंगे 20 जनवरी के बाद। सब ट्रम्प कार्ड लेके जेब में बैठे हुए। मुझे कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही पीटीआई के लिए कोई अच्छी हवाएं या खुशखबरियाँ उस सिलसिले में। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो हमने अभी बात की ब्रेक से पहले, ये बड़ी ही अजीब सी और बड़ी इंसल्टिंग और डिस्गस्टिंग और बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमें सियासत के अंदर जेल को एक हम बहुत अच्छे रूप में देखे जाते हैं कि कोई जेल में जाता है, वह बाहर निकलता है पॉलिटिशियन, तो उसमें फूल बरसाए जाते हैं। मेरे ख्याल से काम ऐसे नहीं करने चाहिए कि किसी को जेल हो। नंबर एक। नंबर दो है कि जब तक ये तमीज़ और तहजीब हमें नहीं आएगी कि जेल जाना बहुत बुरी बात है, तब तक ये वो फुकदान है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और हम सब की मेमोरी फाइल्स, आपकी, मीडिया की, एंकर्स की, अदालतों की, लीडरान की, पॉलिटिशियंस की, इदारों की बहुत शॉर्ट मेमोरी है कि एक आदमी 20 साल से चोरी करता आ रहा है, वो आखिरी 2 साल में ठीक हो जाए तो वो ठीक हो गया, उसके 18 साल के हम गुनाह माफ़ कर देते हैं। वाडा साहब, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को, शाइफ खान अब्बासी को, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद को, इन लोगों को जिस तरह पकड़ पकड़ के उठा के जेलों में डाला गया था, अब उसमें से कैसे साबित होगा कि किसने 20 साल चोरी की है और किसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आपने अंदर डाला है? ये आपको तमीज़ तो करनी पड़ेगी कि नहीं? नदीम मलिक साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूँगा, मैं वफाकी वजीर था। ये भी आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब को मैं जानता भी कहीं से नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब पर जब केस बना तो सबसे ज़्यादा हंगामा मैंने ऐसा कैबिनेट में मचाया था कि ये क्या घटिया केस बनाया है, और वो भी उसके बच्चों के साथ। तो आप रीढ़ की हड्डी रखते हैं जब आप इक़्तिदार में भी हों, पावर की कुर्सी पे खुद भी बैठे हुए और आप अपने बॉस के सामने बैठे हों, तो आप सच को सच कहें, मुखालिफ के साथ भी लड़ाई तरीके और तहजीब के दायरे में रह के दुश्मनी करें, पीठ पे वार ना करें, सामने से करें। और वहाँ से मेरी उनके अच्छे ताल्लुकात राना सनाउल्लाह साहब के हुए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा तुमने मेरे लिए बात की थी। मैंने कहा भाई मैंने आपके लिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मेरिट की बात थी, घटिया केस था, झूठा केस था, 3rd क्लास केस था, इसलिए मैं बोला। बनाया किसने ये झूठा केस? कह रहा हूँ कि देखें ये जब तक किसने बनाया, किसने सोचा? हमने बनाया था, तो हमने उस वक्त बोला भी ना सर। फिर नदीम अली साहब, मेरे जैसे लोगों ने, मैंने भी आवाज उठाई, जोरदार तरीके से उठाई। उस हमें डर नहीं था कि हमें वजारत से निकाल दिया जाएगा। सर ये बताएं कि जब ये 16 को मुज़ाकरात होने हैं तो 2 मुतालबात है ना कि 9 मई और 26 नवंबर इनके लिए जुडिशल कमीशन बनेगा जुडिशल कमीशन? देखिए फिर मैं आपसे वही बात करूंगा नदीम मलिक साहब कि मैं कल वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम था, उन्होंने, गंडापुर साहब ने, आज तक पीटीआई का क्लेम ये है, 4 दिन पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आया है कि ये फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का, इसको फौज ने कराया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि हाँ मेरे लोग थे, मैं ओन करता हूं, उनसे गलती हो गई है, तो एडमिशन कर दी ना, ये एडमिसिबल एविडेंस है। आप राजा साहब बैठे लॉयर हैं, उनसे पूछे। दूसरी चीज वो कहते हैं कि मुझे आज तक किसी ने उठाया नहीं। उमर अयूब ने जो स्टेटमेंट दी एजेंसी के खिलाफ, वो जज्बात में आके दी, तो झूठ उन्होंने साबित कर दिया। फिर गंडापुर साहब ने कहा मैं नहीं कह रहा, और ये खुले मीडिया के सामने कह रहे हैं, जेल में भी नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के वालिद साहब ने कहा था कि पैसे लेके मेरी ही मुखबरी करता है, इसलिए हम भी उस पर भरोसा नहीं करते। तो मैं किस चीज को मानूं? गंडापुर साहब ने ये भी तो कहा कि मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया गया था, ये भी तो गंडापुर साहब ने कहा। सर 9 मई से पहले गंडापुर साहब ने ये भी कहा, गंडापुर साहब ने तो बहुत सारी और भी बातें की। तो फिर आपने वो अपने एक हिस्सा तो बता दिया उनके बयानात का, दूसरा नहीं बताया कि वो कह रहे हैं मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया था। सर देखिए, उन्होंने कहा मुझे 9 मई से पहले पंजाब गवर्नमेंट में मैं उठाया गया हूं। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली, मैंने शो देखा उसमें मुझे नहीं उन्होंने कहा कि मैं 9 मई को उठाया गया, मुझे 9 मई से पहले उन्होंने, मैंने जो सुना 9 मई से पहले उठा लिया गया था। ठीक है। देखिए मेरा प्रॉब्लम सारा ये है नदीम मलिक साहब
कि हम किस हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक उठ सकते हैं। हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जुडिशियल कमीशन बनेगा सर कि नहीं बनेगा? बड़ा खतरनाक मुल्क है। जुडिशियल कमीशन बनेगा? मैं आ रहा हूं सर। जुडिशियल कमीशन के अंदर देखें, जुडिशियल कमीशन मेरे हिसाब से कल बना दें। जब आप कल बनाएंगे तो जब सवाल होगा कि आप 2018 में आने से पहले 2014 में जो आपने काम शुरू किया तो उसका जवाब दें। पीटीआई 2014 पे कहेगी कि 2014 हमारे हमसे पूछ रहे हो तो 2007 में जाओ, उस वक्त तुम्हारी हुकूमत थी। 7 वाले से कहेंगे, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी से पूछो। तो ये सर्कल वाला सीन है ना, इस सर्कल में सब घूमते रहेंगे। आप वो बात करें। अच्छा, ये मुज़ाकरा कैसे चल सकते हैं? 16 को मुज़ाकरात हैं, 17 को फैसला है। 17 को तारीख बदल जाए, अगर 1% आप डिबेट भी कर लें तो अगर बदल भी गई 1% तो मुज़ाकरा आगे चलेंगे। पीटीआई चाहती है 20 के बाद हो, ये चाहते हैं। अच्छा, मुज़ाकरा करने कौन बैठे हैं? यूसुफ जई बैठा होता, अली मोहम्मद खान जैसा आदमी बैठा होता जो मुखलिस है पार्टी के, अगर इस तरह गौर बैठे हुए होते। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं, जो बैठी हैं मुज़ाकरात के लिए, वो दोनों पार्टियों का हदफ एक है। दोनों चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे। वो जेल में रहेगा तो गवर्नमेंट भी को भी फायदा है, वो जेल में रहेगा तो पीटीआई इक़्तिदार एंजॉय कर सकती है। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। अगर आप 4 से अच्छे लोग ले लें तो कहीं मुज़ाकरात का रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी पसंद से तो पीटीआई टीम नहीं बनाएगी ना। पीटीआई तो वो टीम बनाएगी जिसको उनकी पार्टी या इमरान खान पसंद करते हैं। राजा साहब, ये मसला मेरी नापसंदीदा चीज, मेरे नापसंदीदा काम करके भुगत भी तो रही है ना सर। मैं तो बहुत राजा साहब पहले आप बता दें, मसाइल का हल निकालने के लिए आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइजेस होते हैं। तो कुछ उनकी मानेंगे, कुछ वो आपकी मान लेंगे। वो पहले तो कहते थे 8 फरवरी हमारा चोरी का मैंडेट वापस करें, वो आप उन्होंने कहना छोड़ दिया। तो कुछ आगे आप भी बढ़ें ताकि बात आगे चले। अच्छा, एक मिनट रुक जाए सर, एक आखिरी बात सर, मुझे एक बात बताएं। जिस गवर्नमेंट को ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये झूठी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट से आज आप बातचीत करने पे क्यों आए हैं? मेरा पहला सवाल। बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है, बात है। अब आ गए हैं तो फिर ऐसी बात करें जो पॉसिबल हो। दोनों तरफ से 1 कदम पीछे 2 कदम आगे, इस तरह होगा। इसमें मुखलिस लोग हों। अभी तो ज्यादातर लोग वही हैं जो चाहते हैं इमरान खान अंदर रहे। मेरी भी बात यही थी। मैंने बल्कि इस वक्फे से पहले आपसे यही बात की थी कि सारी बातें मनवाने के चक्रों में ना जाएं, जो है उस पर सब्र शुक्र करें और कह लें कि ये जो फिर किसी और मौके के ऊपर ज़ोर लगा लेंगे और मामलात जो है वो पूरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर लेंगे। देखिए, अक्लमंद बंदा क्या होता है, अगर लेट अस सपोज़ आज मैं कौमी असम्बली में नहीं बैठा हुआ और मैं ज़ोर लगाना शुरू कर दूं जिस तरह मैं कौमी असम्बली में और काबीना में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे कोई अक्लमंद कहेगा? दनाई तो यही होगी ना कि जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं लेकिन 2 बड़े मुतालबात हैं ना। एक को चाहते हैं जुडिशल कमीशन, जो बड़ा थॉर्नी इशू है क्योंकि उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट का भी नुक्ता नज़र होगा। दूसरा इशू है उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ को सेनेट में आ जाने दें, कुछ को असम्बली में आ जाने दें, रास्ता खुल जाता है उससे आगे बातचीत। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जिस तरह पॉलिटिकल प्रेजेंस वाली बात है, जुडिशल कमीशन हो गया, तमाम इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, उसकी दोबारा से रिव्यू हो गया, वो तो अभी मुतालबा छोड़ दिया, ठीक है, वो जुडिशल कमीशन हो गया। और उसके बाद तीसरा आपका हो गया जो फिलहाल 2 मुतालबात है ना, जुडिशल कमीशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स बशमूल इमरान खान और दूसरा जुडिशल कमीशन। देखिए, जुडिशल कमीशन बनाने से पहले ये भी तो देखिए ना कि प्रोवोकेशन कहाँ से आती है, अपना भी तो दामन देख लेना। अगर मुझे पता है कि वहाँ पर आगे सामने जो है वहाँ पर आग लगी हुई है और मैं अगर अपने प्रोवोक करके लोगों को, ख़ानदान के लोगों को आग के पास ले जाऊंगा तो मुझे पता है बेचारे सारे जल जाएंगे। तो मैं भी तो अपना दामन देख लूँ ना कि मैंने प्रोवोक क्यों किया, तो फिर मैं भी जिद से पीछे हट जाऊँ। जुडिशल कमीशन से हट के अपने पॉलिटिकल प्रेजेंस पे बात कर लें। पॉलिटिकल प्रेजेंस वाली जो चीज़ें हैं पहले जो पैदा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोई भी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। जिस तरह वो बात हो रही थी ना जेल में जाने, किसी का दिल नहीं करता जेल में जाएं, लेकिन हमें ये पता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आज कोई बैठा हुआ तो कल आपको भी जाना पड़ेगा। वैसे अभी तो हमने पिछले 10 सालों में यही देखा है कि जो सेल खाली होता है उसे कोई और भरता तो जरूर है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि दिल नरम रखना चाहिए। कल जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो तहरीरी तौर पर आपके मुतालबात की शक्ल क्या होगी? 2 मुतालबात जो आपने लेके जाने हैं वो क्या उसमें तहरीर होगा? थोड़ी सी वजाहत तो कर दें। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से वजाहतें हो चुकी हैं इसकी और शुरू दिन से वही 2 मुतालबात। जब आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की लिस्ट लेकर जाएंगे तो क्या उसमें नाम लेकर जाएंगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, किस किस को रिहा किया जाए? देखिए, ये तो अब कमेटी देखें जो भी। लेकिन एक बात याद रखें जी, ये इस तरह की रिहाई हम नहीं मांग रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दीजिए, बार बार हम कह चुके हैं।
और खान साहब भी इसकी वजाहत कर चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई रिहाई हमें नहीं चाहिए। हम ये देखें जो लोग रिहा हो जाते हैं बाहर उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना रूल ऑफ लॉ हो, और ऐसा हम नहीं चाहते कि हम खामखा जो जाली मुकदमात बनाए वो गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है, तो जाली मुकदमात है। तो ये चीज़ें। दूसरा देखें 9 मई और इसके इसलिए लाजमी है कमीशन कि आपने एक पूरी पार्टी को दीवार के साथ लगाया है और आप कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द है, ये इंतशारी हैं, तो ये कब तक जारी रहेगा? आप मुझे बताएं। इनको तो पूरा बयानिया ड्राम करके गिर जाता है, पूरे कब से ये बयानिया बना रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए लाजमी है कि हम देखें आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या जजेस ये नहीं पूछ रहे हैं बार बार कि ये लोग कैसे वहाँ पहुँचे, सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, बहुत सारे इशूज़ हैं ना। तो हम ये चाहते हैं कि क्या किसने, बेनिफिशरी कौन है? क्या 9 मई के बेनिफिशरी पीटीआई है? नहीं है। अगर होती तो आपके सामने होती। 26 नवंबर को क्या हमने किसी बिल्डिंग पे जाके कब्जा कर लिया था जो इन्होंने छुड़ाना था गोली चलाकर? कोई कब्जा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन ये खौफ भी है इनके अंदर। अब अल्लाह जाने क्या खौफ है, रांझा साहब बता सकते हैं या कोई और बता सकता है कि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कुछ लोगों को टीवी पे छोड़ा हुआ है सुबह शाम कि जी ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये मुज़ाकरात होने नहीं होंगे, ये सीरियस नहीं है। भाई हम सीरियस नहीं है, आप सीरियस नहीं है। हमारे वर्करों के साथ हुआ क्या 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 नहीं हुआ पार्टी के साथ। सब लेकिन जब आप बोलेंगे कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, तो मैं तो आपसे तवक्को रखूंगा कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो आप जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा सियासी कैदी है, इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन है, उमर सरफराज चीमा है, इजाज़ चौधरी हैं, एंड एनी अदर नेम, वो आपको एक फहरिस्त भी तो साथ देनी चाहिए ना कि ये हम सोचते हैं सियासी कैदी हैं, इनकी ज़मानत वानत के मामलात में हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी, यही तरीकाकार होगा ना आगे बढ़ने का। तो आपको तो ये बात टेबल पर रखनी पड़ेगी तौर पर। देखिए मामलात तो जो भी होगा वो तो कमेटी तय करेगी, लेकिन ये सारे सियासी प्रिजनर्स हैं, ये कोई भी इसमें दहशतगर्द नहीं है। जिस तरह ये बार बार आके टीवी पे कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी है, अगर आप ये लहजे इस्तेमाल करेंगे। और मज़े की बात यह कि इनके पास नई बात कोई है भी नहीं। मुस्लिम लीग का अपना कोई बयानिया नहीं है सिवाय इसके कि आके टीवी पे यही शुरू करेंगे स्टार्ट से कि जी वो 2013 को क्या हुआ था, फिर 2018 को क्या हुआ। फिर ये अपना नहीं देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला आज तक किसने किया है। एक ही पार्टी है जिसने हमला किया है। और पीडीएम के दौर में देखें इनकी निगरान हुकूमत थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे तोड़े गए किसने किए, उनके खिलाफ कोई पर्चा कटा है? तो मलिक साहब देखें ये जब तक सियासत के अंदर ये इंतकामी कार्रवाई ये चीज़ें ख़त्म नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग जो मुस्लिम लीग के साथ रहे हैं, चाहे वो खाकान अब्बासी साहब है, चाहे वो जुबैर साहब है, ये घर के बेदी है ना, वो क्या बोल रहे हैं उनकी सुन लें आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके भी जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी भी सुन लेंगे, तो एक ही तरह की बात है। जो छोड़ जाता है वो तो तनकीद करता है। सर जो हमें छोड़ के गए हैं तो कोई ये कह सकता है कि इमरान खान करप्ट है? उनको तो करप्शन के इल्जाम में अंदर किया है ना। कोई है कहा कि बता दे कि जी इन्होंने करप्शन किया इसलिए उनको अंदर किया है। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई है। ये तो जब आगे जाएगी हाईकोर्ट का ऐलान होना है, वैसे वो केस है इस वक्त किसी तरह का ये ज़हन में रखिएगा आप, उसका अंजाम जो भी निकले, लेकिन वो केस की नोयत कुछ ऐसी है। देखें पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे केसेस हुए हैं, फिर किस तरह नवाज शरीफ साहब को ला के एयरपोर्ट के ऊपर बरी कर दिया गया, उसको दोबारा बुलाया भी नहीं गया कोर्ट में, और बहुत सारे लोगों को जिनके अरबों रुपए उन्होंने डका रहे थे, क्या हुआ? पाकिस्तान के निज़ाम की ये परफेक्ट एग्जांपल है। एक बंदे को आपने कभी उम्र कैद की सज़ा के अंदर डाल देते हैं, कभी आपको उसको त्यारा हाईजैकिंग में डाल देते हैं, कभी पनामा का केस आता है इकामा में सजा। लेकिन ये बात है फिर आपको जब मर्जी होती है फिर उसको वापस गले लगा लेते हैं, एयरपोर्ट पे केस माफ कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान में ये मजाक है वैसे अदालती निज़ाम के साथ। मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट का जो पैसा है, अगर ये कहते हैं कि ये पैसा नहीं है तो 20 अरब रुपए इन्होंने जो अभी वसूल किया उस पर सूद, वो कहाँ से वसूल किया? नहीं सर ये आप छोड़ दें, ये 20 अरब रुपए गवर्नमेंट ने वसूल किया। ये पैसे दे दिए गए थे मलिक रियाज के अकाउंट में। काजी फायदी साहब ने ये रिवर्स किया था फैसला, और वो कहा था ये हुकूमत के पैसे हैं, हुकूमत को जाएंगे, टैक्स पेयर्स मनी है। ये इस बहस में छोड़ दें, सैकड़ों प्रोग्राम कर करके अब तो मुझे वो ज़ुबानी चीज़ें याद हो गई हैं। फैसल वाडा साहब 20 जनवरी कितना सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर एक उसने इलॉन मस्क ने ट्विटर खोलने का बयान दे दिया ना तो पाकिस्तान में दौड़ने लग जानी है। तो देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन आफ्टर जनवरी 20th। तो क्या उसके लिए हम सब लोगों की प्रेपरेशन है? मुझे पाकिस्तान का बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रम्प कार्ड दोनों तरफ है,
मेरी हिसाब से मैं बाहर से भी 3 हफ्ते बाद आया हूँ, मेरे ख्याल से मायूसी है पीटीआई के लिए उसमें भी। नंबर 3 ये कि कौन किससे क्या मांगता है। मेरे ख्याल से इस बार व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान वाला नारा लगेगा बजाय कि डू मोर का। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कब तक नदीम मलिक साहब हम इस ड्रामे में फंसे रहेंगे कि ये पीएम था, इसने करप्शन की थी, इस पे हाथ नहीं डाल सकते, ये सीएम है, ये इलेक्टेड है, हम इस पे हाथ नहीं डाल सकते, ये अब मुल्क से बाहर चला गया है इसलिए इस पे हाथ नहीं डाल सकते, अब ये मुल्क के अंदर आ गया इसलिए हाथ नहीं डाल सकते, ये सेनेटर है, ये एमएनए है। ये कब तक हम इस ड्रामे के अंदर रहेंगे? हम उसी दायरे कार में हमने रहना है कि नलका है, पानी नहीं है, पैसे दें, टैंकर पानी दे देता है, पोल लगे हुए हैं, तारे नहीं है, रात को उतार के ले गया है, स्ट्रेंजर से आप बात नहीं कर सकते, अपने बच्चों को समझाते हैं, अरेंज मैरिज के नाम पे स्ट्रेंजर के साथ शादी कर देते हैं। आप पूरा पाकिस्तान जल्दी में सब ये बताइए कि 22 जनवरी को शहबाज शरीफ के ऊपर कौन सा मुकदमा आपने बनाना है? नहीं, मैं तो देखिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का एक स्कैम है जो आ रहा है और हम उसको रोकेंगे पाकिस्तान के लिए, और अगर रुक गया तो पाकिस्तान की बेहतरी है, नहीं रुका तो जो उसके मुलविस है वो जेल जाएगा, और वो पास हो गया और बाद में उसकी किताबें खुली तो भी उसे जेल में जाना है। हम तो पाकिस्तान के लिए उसको रोकेंगे। अच्छा, एक वो जल्दी से वो सुनवा दें जी। आजकल वो शहबाज साहब ने एक पाकिस्तानी सियासत में एक नया इंट्रोड्यूस करवाया ऊ वाला, वो रोज कौमी असम्बली और सेनेट में आता है, दिखाइएगा आज क्या हुआ। सर वैसे एक चीज की तरफ तो तवज्जो देना, यहाँ से जानवरों की आवाज क्यों आती है? इनको बीमारी हो, ये बीमारी का इलाज तो करवाएं इनका। सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये जरा मुलाजा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम से कम इन्हें रोक ही दें। रांझा साहब, आप अगर वाडा साहब को ये 22 जनवरी वाले स्कैंडल पे ऊ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो टाइम खत्म हो गया मेरे पास। देखिए, ऊ करना चाहें तो आप कर लें। नहीं, बिल्कुल ऊ नहीं करेंगे और उनको कहेंगे कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो बिल्कुल सामने लाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में मोहसिन शाहनवाज, रांझा साहब, फैसल वाडा साहब, शौकत यूसुफ साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।